नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आज आपके सामने हाजिर हूं। और आज जो खबर है वो बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई है। बंगाल हालांकि बिहार के लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर बंगाल में चल क्या रहा है। हम बंगाल में तो नहीं हैं, लेकिन बंगाल की आबो हवा, जो वहाँ की सिचुएशन है, जो खबरें जो आती हैं हम तक, उस पर हम एक चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और हमारे साथ गदाधर विद्रोही जी हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर क्या होने वाला है बंगाल में। इधर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है, प्रधानमंत्री से लेकर के बड़े बड़े दिग्गज नेता वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और दीदी अपना मोर्चा भी संभाली हुई है। अब क्या चलेगा यहाँ पे? मोदी का जादू चलेगा या दीदी का जादू चलेगा? देखिए, बंगाल के चुनाव के विषय में मेरा जो अपना हम लोग का जो आकलन है ना, वो बीजेपी और क्या कहते हैं वो दीदी त्रिभुवन मोदी के नज़र से मत देखिए। बिहार की परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई है जहाँ पर जो वोट का गणित है ना, वह बहुत विचित्र हो गई है। और वह गणित का जो समीकरण वहाँ बना है, उसमें जो जातीय समीकरण हुआ है, चाहे हुआ जो हिंदू मुस्लिम का समीकरण हुआ है, यह घातक हो गया है। और हम देख रहे हैं कि जो स्थिति कश्मीर का हुआ है, वही स्थिति बंगाल की होने वाली है। जैसे जम्मू और कश्मीर की स्थिति है, वहाँ बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जो पूरे के पूरे मुस्लिम बहुल हो गए हैं। ये आने वाला कल में हमारे बंगाल के लिए और देश के लिए खतरा है। ठीक है, ये इस दृष्टि से देखिए। इसीलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि सरकार वहाँ पर दीदी जी को जाना चाहिए। अगर वह नहीं जाएगी तो वह और खतरा पैदा करेगा। ठीक है विद्रोही जी, आपने देखा कि अभी जो एक सर्वे आया था 2-4 दिन पहले की बात है, उस सर्वे में एक पूर्ण रूप से ये आया था कि दीदी को बहुमत मिलने जा रहा है और बीजेपी को सिर्फ 100 सीट तक वहाँ तक समेटा गया, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इतना बड़ा अब सवाल ये उठता है, 2-3 चूँकि बिहार चुनाव हाल ही में हुआ है और इसके तुरंत बाद बंगाल का चुनाव शुरू हो गया। 2-3 चीज़ें हैं बिहार में। जो बीजेपी के जो करीबी लोग थे, वहाँ पे जा कर के बीजेपी से विरोध में चले गए। अब जदयू जो यहाँ पे बिहार में सरकार के साथ है, बीजेपी के साथ है, वहाँ जदयू ने कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लोजपा ने ऐलान कर दिया कि हम बीजेपी जहाँ जहाँ खड़ी है हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे। तो ये क्या आखिर हिंदू मुसलमान वाली बात लगातार जो जिस तरीके से बीजेपी अपने को वहाँ पे दिखा रही है, मुद्दे की बात कम हो रही है। क्या अब भी वो समय है कि हिंदू मुसलमान करके आप अपनी सीट निकाल लेंगे? देखिए, मामला हिंदू मुसलमान की नहीं है। देखिए, ये बार बार हिंदू मुसलमान की बात करके हम हिंदू मुस्लिम में बंगाल में मत जाइए। बंगाल में जो राष्ट्र विरोधी ताकत है इतनी हावी हो रही है ना, कि आए दिन जो घटना घट रहा है यह दुखद है। हम उसका विरोध कर रहे हैं, चाहे वो किसी के द्वारा हो। अगर उसमें मुस्लिम पक्ष के लोग 90% है तो दोषी हैं वो। तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? सरकार क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि ये इस तरह का माहौल अगर बना तो किसने बनाया? कौन बना दिया इस तरह का कि आज कोई हिंदू मुसलमान आपने देखा होगा कि जब कोरोना काल में हम लोग घरों में बंद थे, लगभग कई महीने तक घरों में बंद थे, और उस समय जब व्हाट्सएप और फेसबुक हम लोग खोलते थे तो एक चला हुआ था वो बड़ा कि कहीं कोई थूक लगा करके फल बेच रहा है, कोई बड़ा गंदा तरीका से ये सब आया था। लेकिन उसके बाद चुनाव खत्म, ये सारा मामला खत्म हुआ। कहाँ आखिर ये क्या चल रहा है? देखिए, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ चुनाव को लेकर के इस तरह के एक प्रोपेगेंडा को खड़ा किया जाता है? देखिए, पता है ना आपको ना कि जब चुनाव आता है तो सत्ता में आने के लिए साम दंड भेद सारा चीज़ हर पार्टी अपनाती है और उसका उपयोग हर पार्टी करती है। आपको नहीं लगता कि आज की जो जनता है, मैं किसी हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करूंगा, मैं सीधे हिंदुस्तान की बात करूंगा, सभी धर्मों की बात करूंगा, आज की जो जनता है वो अब धीरे धीरे
हम बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कट्टर हिंदूवाद की बात करते हैं, लेकिन आज वो भी कहते हैं कि नहीं, अब देश की बात होनी चाहिए, अब देश के विकास की बात होनी चाहिए, देश में रोजगार की बात होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये मुद्दा बंगाल में बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होगा? देखिए, बंगाल में बताएं ना कि बंगाल का चुनाव का जो इस बार का जो रूप होने वाला है, भले ही किसको कितना सीट आएगा अलग मुद्दा है, लेकिन वहाँ पर भारतीय अस्तित्व हिंदुत्व की रक्षा के लिए बहुत लोग आगे आने वाले हैं, क्योंकि वहाँ सवाल उस पूरे बंगाल में हिंदुत्व पर खतरा आ गया है, हिंदुत्व को चैलेंज कर किया जा रहा है, जिसको देश स्वीकार नहीं करेगा। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुत्व की बात करते हैं ना। अगर कोई सिस्टम या कोई योजना अगर हिंदुत्व को डैमेज कर रहा है, तो हिंदुत्व हमारी देश की अस्मिता है, हमारी देश की संस्कृति है, हमारी देश की सभ्यता है। अगर उसको कोई डैमेज कर रहा है तो फिर क्या हो रहा है ये? उस पर आपको याद होगा कि 2014 का जब चुनाव चल रहा था, तो उस समय एक नारा था प्रधानमंत्री का, बीजेपी का, कि सबका साथ सबका विकास। और वो नारा जैसे जैसे चुनाव जब संपन्न हुआ, बीजेपी की सरकार बन गई, 2019 की बात कर रहे हैं, 2014 की नहीं, 2019 की बात कर रहे हैं, तो अब चुनाव के बाद जैसे रिजल्ट आया, अब ये नारा बदल गया, सबका साथ सबका विकास, ये नारा बदल गया। अब इसमें एक नया नारा जुड़ गया कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास भी। तो सबका विश्वास का मतलब क्या, कि प्रधानमंत्री तो अब ये कह रहे हैं कि भाई अब हमें सिर्फ हिंदू की बात नहीं है, हमें 130 करोड़ जो भारतीय हैं, हम सबकी बात करेंगे, सबके विश्वास की बात करेंगे। तो चुनाव के बाद तो बदल जाता है यहाँ पे आके, तो फिर ये कैसे आप कहते हैं कि भाई? नहीं, देखिए, आप इसको व्यापक संदर्भ में लीजिए। राम पर विश्वास करने वाला, राम को मानने वाला, उसका साथ उसका विश्वास हमें चाहिए। रावण को मानने वाला को साथ विश्वास की जरूरत हमको नहीं है देश को, चाहे रावण को जो मानने वाला हो। सिर्फ राम का नाम लेने से पेट भर जाएगा हमारा? राम मेरी संस्कृति है, राम मेरी संस्कृति है, मेरा राम मेरी संस्कृति है, उसको आप राम से क्यों ले रहे हैं? संस्कृति की बात, हम राजनीति की बात कर रहे हैं, आप संस्कृति की बात कर रहे हैं। राजनीति में सारे चीज़ों को हम एक मकान बनाते हैं, तो एक डाइनिंग रूम होता है, एक सोने का कमरा होता है, एक किचन होता है, एक लैट्रिन बाथरूम होता है। सारे चीज़ों को हम एक जगह नहीं बना सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमको लगता है कि कोई किसी मकान में नहीं होगा कि यहाँ आप पलंग है वहीं पे आपको बाथरूम, ऐसा नहीं होता है, सब कुछ अलग अलग करना पड़ता है। आप हमेशा ये राजनीति में धर्म की क्या ज़रूरत है? क्यों राम की बात होगी, क्यों रहमान की बात होगी, देश के विकास की बात क्यों नहीं होगी? आपने क्या किया इतने सालों तक, इसकी बात क्यों नहीं होगी? कौन देगा इसका हिसाब? अरे देश का विकास का परिभाषा ही तो आप लोग बदल दिया, मीडिया ने बदल दिया। मीडिया ने विकास का अर्थ क्या होता है? गाड़ी, बंगला, कार, मकान, बिल्डिंग, ये विकास होता है क्या? आप लोग इसी विकास समझ रहे हैं। बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया, बड़ा बड़ा कार बन गया, एसी कार हो गया, एसी कार पर मैम बैठी हुई है, कुत्ता बैठ रहा है, तो ये विकास हो गया? विद्रोही जी, ये मीडिया का जो स्वरूप बदला, ये कब से बदला? ये भी तो 4 सालों की देन है इसी सरकार। देखिए, आपका सवाल में है कि आप भारत में रहते हैं ना, भारत का भूगोल और इतिहास, भूगोल का प्रश्न का उत्तर भारत के भूगोल से दिया जा सकता है, रूस, अमेरिका, चीन के भूगोल से दिया जा सकता है। भारत की जो व्यवस्था है वह 4 सिस्टम से चलता है। पढ़िए, इस देश में धर्म सत्ता को नियंत्रित करता है समाज सत्ता को नियंत्रित करता है, समाज सत्ता नियंत्रित करता है किसको? राज सत्ता को। राज सत्ता नियंत्रित करता है अर्थ सत्ता को। यह मेरी देश की व्यवस्था है, क्योंकि यह हमारी देश की व्यवस्था है भी। आज ये व्यवस्था, आपको नहीं लग रहा है कि ये व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है? आज सुप्रीम कोर्ट को, 2 दिन पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा, जो व्यवस्था बदली है इधर 5-6 सालों में, जो व्यवस्था बदली है मीडिया से लेकर के सभी का, कि जैसे ही आप सरकार के विरोध कोई बात करते हैं, सरकार से कोई सवाल पूछते हैं, आपको देशद्रोह की संज्ञा दे दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले एक दिया हुआ है कि सरकार का विरोध करना देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है। ये आज आप देखिए कि एक टूल किट का मामला अभी आया है।
टूल किट बहुत से लोग इसे नहीं जानते हैं। हमें लगता है कि शायद 90% लोग नहीं जानते हैं कि ये टूल किट क्या है। कोई बम का जखीरा, कोई बक्सा पेटी तो नहीं है जिसमें बारूद भरा हुआ है। लेकिन क्या नतीजा निकला, क्यों सरकार इस तरह से काम कर रही है कि हंसी, और मीडिया, सबसे बड़ा दोष मीडिया का जाता है। ये एक मीडिया कर्मी हम भी हैं, हम भी, आपके वाजपेयी जी ने कहा था एक बार कि जिस दिन पत्रकार सत्ता, हमेशा पत्रकार को विपक्ष की भूमिका में होना चाहिए, सरकार की गलतियों को सामने लाना चाहिए, ये हमारा दायित्व है। लेकिन जिस दिन पत्रकार सत्ता के साथ उठना बैठना शुरू कर देगा, वो उस दिन पत्रकार नहीं, वो दलाल बन जाएगा। और उसी दलाली के कारण आज इस तरह की उंगली हर व्यक्ति उठा रहा है। कोई गोदी मीडिया कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ये तो 4-5 सालों की देन है, पहले इस तरह से नहीं हुआ करता था। देखिए, बोले ना कि अभी देश के अंतर्गत क्या हो गया ना, पूरे विश्व में ना, कि ये अर्थ सत्ता जिसको कहते हैं ना, अर्थ सत्ता के हाथों का खिलौना, धर्म सत्ता, समाज सत्ता और राज सत्ता उसके हाथों खिलौना हो गया है। और वह अर्थ सत्ता वाले लोग, अभी हमने देख रहा था कि बताइए, जिस देश के जो चैनल है, 12 चैनल की मालिक कौन है? रामदेव जी। 60% क्या कहते हैं चैनल की मालिक, क्या कहते हैं, हुए हैं, क्या नाम है इसका आपका, अमानी और खदानी है, किसी का चंद्रा है। तो जब जिस चैनल का मालिक ही वही हो, तो वह न्यूज़ क्या दिखाएगा? बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो बताइए, इस देश, ये हम फिर एक बार वापस चलते हैं बंगाल। तो क्या लगता है आपको कि अगर इतना सब कुछ होने के बाद वहाँ पे अगर ममता बनर्जी की सरकार बनती है, तो इसे क्या माना जाएगा कि क्या जो 2014 से शुरू हुआ 2019 तक वो बरकरार रहा, वो जादू मोदी का अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, सच्चाई की परतें खुल रही हैं अब? देखिए, अब बताएं ना आपको कि हर स्टेट का, हर स्टेट की परिस्थिति, उसका राजनीतिक, सामाजिक अलग अलग उसकी गणना होती है, उसका अलग अलग उसका अपना अपना दृष्टिकोण है। तो बंगाल का जो प्रत्यक्ष है वह कुछ अलग है, असम का कुछ अलग है, बिहार का कुछ अलग है, पंजाब का कुछ अलग है। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी सरकार लौटती है तो वह देश के लिए घातक होगा। अच्छा, मेरा मानना है। अच्छा, हम एक छोटा सा सवाल करके इस चर्चा को यही रोकेंगे कि क्या जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ी है और जिस तरह से किसान आंदोलन खड़ा हुआ है, क्या ये दोनों मुद्दा वहाँ पे भी असर डालेगा इस चुनाव में? देखिए, मैं अभी आपसे विषय रखना चाहता हूँ। कई लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं ना, इस देश में 3 मुख्य मुद्दा है, एक राम, एक राष्ट्र और एक रोटी। ये 3 मुद्दा है, राम, राष्ट्र और रोटी। कई बार हम बोले भी हैं। तो राम के मुद्दे पर हम सरकार के साथ हैं, राष्ट्र के मुद्दे पर हम सरकार के साथ हैं, लेकिन रोटी के मुद्दे पर हम सरकार को घेर रहे हैं, ज़बरदस्त घेर रहे हैं, भरी उसको कहीं पे। तो ये रोटी का जो मामला, ये असर डालेगा इस बार। महंगाई भी चरम सीमा पे है और किसान आंदोलन, किसान भी रोड पे है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि इसका जो महंगाई और ये किसान आंदोलन निश्चित रूप से सरकार असर डालेगा और यह इनके लिए घातक बनेगा। चलिए, आपने देखा कि एक लंबी चर्चा हुई बंगाल चुनाव को लेकर के, और विद्रोही जी ने बड़े साफ तरीके से कहा कि हम किन किन मुद्दों पे सरकार के साथ हैं। लेकिन जो अहम मुद्दा है, राम के मुद्दे पे वो हैं, एक धर्म के मुद्दे पे वो तो हैं, लेकिन जो अहम मुद्दा है, जो हिंदुस्तान के लोगों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, उस मुद्दे पे साफ तरीके से ये विद्रोही जी ने कहा कि हम सरकार के साथ नहीं हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि सरकार कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर के चूक गई। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमजोर है, तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहां लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज,
कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। चले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7009475883 पर। संघमित्रा पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। नए सत्र 2021-22 में नर्सरी से 9th एंड 11th के लिए नामांकन प्रारंभ। विद्यालय कैंपस में ही छात्रावास की सुविधा, साथ ही हॉस्टल में निःशुल्क कोचिंग क्लास। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां बच्चों के लिए स्विमिंग पूल की सुविधा। आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं संघमित्रा पब्लिक स्कूल, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। प्राचार्य नवोदिता घोष, चेयरमैन मनीष प्रसाद सिंह। हेल्पलाइन नंबर 9899701920, 9939422718, 8002500381। लाइटिंग की दुनिया में धमाल मचाने आ गया है अब तक का सबसे सुपर एक्सक्लूसिव शोरूम इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़, सिवान, जहां आपको मिलेंगे गैनेट कंपनी सोलर स्ट्रीट लाइट, सरफेस लाइट, ट्रैक लाइट, लाइनर लाइट, पैनल लाइट, कॉब लाइट, फ्लड लाइट, प्रोफाइल लाइट। सोलर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल उचित मूल्य पर मिलता है। मकान हो या दुकान, अगर खूबसूरत लाइटों से सजाना है तो आज ही चले इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़, सिवान। प्रोप्राइटर फिरोज खान। कॉन्टैक्ट नंबर 7256963795। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। अब पेट्रोल डालने का टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है एमओ कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का कराएगा सफर, आसान किस्तों पर भी उपलब्ध। एमओ लेकर आया है जॉन्टी, इंस्पायरल, फेस्टी और स्पाइन, 4 अलग अलग मॉडलों में नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ बैटरी से चलने वाली स्कूटी। प्रखंड स्तर पर सभी डीलरशिप के लिए संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस। तो इस महंगाई के दौर में एमओ की स्कूटी आज ही खरीदे। नेशनल मोटर बचपन प्ले स्कूल के सामने, सिसवन ढाला, सिवान। संपर्क करें 7050050508, 7783069423। RM Public School, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for class nursery to 9th. Session 2021-22. Islamia Nagar Mode, Lakshmipur, Siwan. Well qualified teacher, digital smart classes, indoor-outdoor games, advanced science and maths lab, AC computer lab and library, under CCTV surveillance 24/7 hours. Contact number 9199931333. Next 7870868765. Bachpan Play School, classes PG to Standard 2nd. Fully AC classroom, well managed transport system with GPS tracker in each vehicle. बच्चों को स्पीको पेन से शिक्षा देने की भी सुविधा। Hurry up! Admission is going on. Bachpan Play School, Station Road, near Siswan Taxi Stand, Siwan. Helpline number 9931814831 and
8969727300. दृष्टि IAS exclusive coaching for UPSC, BPSC, SSC, Railway, Daroga, Constable and other competitive exams. And Director are R.K. Singh, MA UGC NET with History. Mobile number 8294091548 and 9798001176. Address is रामराज मोड़, हनुमान चाय के दुकान के पास, सिवान. Emmanuel Mission High School. Contact number 7070640653 and 7717786686. And Emmanuel Convent School. Contact number 8909836936 and 9934407656. The trusted name for quality education since 1986. Admission open up to standard 8. 50% off on admission till 31st March. Hurry up! Emmanuel Mission High School and Emmanuel Convent School, Siwan. Daffodils and English Medium School, Mahadeva Mission Compound, Siwan. Admission is going on session 2021-22. Calm, quiet, peaceful and green environment. Loving, caring and skilled teachers and staff. Audio and visual methods of teaching. Safe and sound surrounding. CCTV surveillance. 5-day week computer of classes. Art and craft national winner in drawing and painting. योगा एंड फिजिकल ट्रेनिंग. याद रखें, बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं. डैफोडिल्स एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, महादेवा मिशन कंपाउंड, सिवान. मोबाइल नंबर 9631724798.